नमस्ते। आज बात करते हैं तुर्की के एक बहुत बड़े चैलेंज की। देश एक ऐसे जनसांख्यिकीय संकट से गुजर रहा है जिसका सीधा मतलब है आबादी का बूढ़ा होना, काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी और देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और हाँ, सरकार इसे बेहद संजीदगी से ले रही है। एक आपदा, एक अस्तित्व का खतरा, और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति के हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुद्दे को कितना गंभीर माना जा रहा है। सरकार का साफ मानना है कि गिरती जन्म दर देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.48। ये 2024 में तुर्की की कुल प्रजनन दर थी। इसका मतलब ये है कि औसतन एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में 1.48 बच्चों को जन्म दे रही है। अब देखिए, किसी भी देश की आबादी को स्थिर रखने के लिए ये दर 2.1 होनी जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की इस रिप्लेसमेंट रेट से कितना नीचे आ चुका है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस गिरावट की रफ्तार। सिर्फ 2 दशकों में देखिए क्या हुआ है। साल 2001 में ये दर 2.38 थी, जो कि आबादी को बनाए रखने के हिसाब से काफी अच्छी थी। लेकिन 2024 आते आते ये नाटकीय रूप से गिरकर 1.48 पर आ गई। ये एक बहुत तेज और वाकई चिंताजनक गिरावट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इस जनसांख्यिकीय गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारे जटिल आर्थिक और सामाजिक कारण हैं। चलिए इसकी जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जानकार जो हैं वो मोटे तौर पर 4 बड़ी वजहों की ओर इशारा करते हैं: आर्थिक तंगी, शहरीकरण और बदलती लाइफस्टाइल, महिलाओं में शिक्षा का बढ़ता स्तर और आ रहे मॉडर्न कल्चरल बदलाव। ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़कर इस संकट को और भी गहरा बना रहे हैं। और इन सभी वजहों में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी है आर्थिक चिंता। हाल के सालों में 35 से 45% की ऊंची महंगाई, घर और बच्चों की पढ़ाई का बढ़ता खर्च और नौकरी की अनिश्चितता, इन सब ने युवा जोड़ों को परिवार शुरू करने या बढ़ाने के बारे में 2 बार सोचने पे मजबूर कर दिया है। नतीजा, कई लोग शादी और बच्चे पैदा करने में देरी कर रहे हैं। अब यहाँ महिलाओं की शिक्षा का जो स्तर है वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। इसका सीधा असर परिवार के आकार पर पड़ रहा है। जो महिलाएं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं उनमें प्रजनन दर सिर्फ 1.22 है, जबकि जिन महिलाओं ने कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं ली उनमें यह दर 2.65 है। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और ठीक ऐसा ही एक बड़ा फर्क हमें शहरी और ग्रामीण जिंदगी में भी देखने को मिलता है। शहरों में बच्चों के पालन पोषण का खर्च और मुश्किलें दोनों बढ़ जाती हैं। इसीलिए शहरी इलाकों में प्रजनन दर 1.39 है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये 1.83 है। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, ये औसत दर और नीचे जा रही है। तो जाहिर है सरकार हाथ पैर हाथ धरे तो नहीं बैठी होगी। इस संकट से निपटने के लिए वो क्या कर रही है? साल 2025 से सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जिसे नाम दिया गया है परिवार और जनसंख्या का दशक। आइए देखते हैं कि इस प्लान में आखिर है क्या। सरकार की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, माता पिता को डायरेक्ट कैश पेमेंट। दूसरा, परिवारों के लिए दूसरी तरह की मदद बढ़ाना, जैसे कि नर्सरी और किंडरगार्टन की सुविधा। और तीसरा, पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत वैचारिक अभियान चलाना। तो सवाल यह है कि ये जो कैश सपोर्ट है ये असल में है कितना? चलिए देखते हैं। पहले बच्चे के लिए 5,000 लीरा का एक मुश्त भुगतान है। दूसरे बच्चे के लिए हर महीने 1,500 लीरा और तीसरे या उससे ज्यादा बच्चों के लिए हर महीने 5,000 लीरा। और ये फायदे बच्चे के 5 साल का होने तक दिए जाते हैं। लेकिन इन नंबर्स को सही से समझने के लिए हमें इन्हें देश की मिनिमम वेज के साथ रखकर देखना होगा। देश में न्यूनतम मासिक वेतन लगभग 20,000 लीरा है। इसकी तुलना में दूसरे बच्चे के लिए 1,500 लीरा और तीसरे के लिए 5,000 लीरा का मासिक लाभ ध्यान खींचता तो है, लेकिन ये जिंदगी जीने की पूरी लागत को कवर नहीं करता। अब देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ साथ एक बहुत मजबूत आइडियोलॉजिकल अभियान भी चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति अर्दवान लगातार महिलाओं से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील करते रहे हैं। यहां तक कि गर्भ निरोध को देशद्रोह तक कहा गया है, जो सरकार के नजरिए को बिल्कुल साफ कर देता है। इस पूरे अभियान के पीछे सिर्फ आबादी की चिंता नहीं है, इसके कुछ गहरे सियासी और राष्ट्रवादी पहलू भी हैं।
अब समझते हैं कि राजनीति और पहचान इस पूरी बहस को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों और राष्ट्रवादियों के बीच एक चिंता है कि देश का जातीय और सांस्कृतिक संतुलन बदल रहा है। कुर्द और शरणार्थी परिवारों में जन्म दर ज्यादा होती है, जिससे उन्हें लगता है कि तुर्की की पहचान बदल सकती है। साथ ही इन नीतियों में महिलाओं की भूमिका को मुख्य रूप से मां बनने से ही जोड़ा जाता है। और ये जो फर्क है, ये पूरे तुर्की में एक जैसा नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन आसमान का अंतर है। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्वी प्रांत सान्निल-युर्फा में प्रजनन दर 3.28 है, जो राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी से भी ज्यादा है। वहीं बाटिन जैसे शहरों में यह सिर्फ 1.12 है। सरकार का जेंडर रोल्स और मातृत्व को लेकर क्या सोचना है, वो इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। राष्ट्रपति अर्दवान ने कहा है कि जो महिलाएं करियर को प्राथमिकता देती हैं, वे अधूरी और अपूर्ण हैं। यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता और किस दृष्टिकोण से देख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सारी नीतियां, ये पैसा, ये बातें, क्या ये वाकई इस ट्रेंड को बदल पाएंगी? तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन नई नीतियों के कामयाब होने के चांसेस आखिर कितने हैं, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों मुश्किल है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके सामने कई बड़ी रुकावटें हैं। पहली बात तो ये कि ऊंची महंगाई के सामने ये इंसेंटिव्स नाकाफी हैं। दूसरा, ये मदद सिर्फ 5 साल तक मिलती है, जबकि बच्चों का पालन पोषण एक बहुत लंबा और खर्चीला काम है। और सबसे अहम, शिक्षा और काम से जुड़े जो गहरे सांस्कृतिक बदलाव आ चुके हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से पलटना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि इस मुश्किल में तुर्की अकेला नहीं है। दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश गिरती जन्म दर से जूझ रहे हैं। लेकिन तुर्की में ये बहस इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय पहचान, धर्म, जेंडर रोल्स और आर्थिक दबाव सब कुछ आपस में उलझा हुआ है। और असल में दुनिया भर का तजुर्बा हमें यही बताता है कि सिर्फ कैश देकर उन गहरे आर्थिक और सामाजिक कारणों को बदलना लगभग नामुमकिन है, जिनकी वजह से लोग आज छोटे परिवार चुन रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि किसी भी देश की जन्म दर बढ़ाने का असली रास्ता क्या है? क्या इसका जवाब बेहतर आर्थिक सुरक्षा देने में है, या फिर इसके लिए एक गहरे सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है, या फिर इसका जवाब कुछ और ही है जिससे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं?